नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहन का खेल। मम्मी, दादी कमरे में नहीं है। गोलू ने आकर अपनी मम्मी सुमन से कहा, होगी बाथरूम में, आवाज तो बाहर आ जाएगी। वैसे भी तुम्हें उनसे क्या काम है, जाओ अपना खेलो। सुमन ने कहा, मम्मी मैंने बाथरूम भी देख लिया पर वह कहीं नहीं है। मैंने पूरा घर, यहाँ तक कि आंगन भी देख लिया पर वह नहीं है। गोलू ने कहा, ओफो, जैसा यह वैसे इसकी दादी, रुक मैं देखती हूँ। यह कहकर सुमन मम्मी मम्मी करके आवाज देने लगती है, पर गायत्री जी को वह भी ढूंढ नहीं पाई। फिर उसने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ चली गई यह बुढ़िया। कल बेटी आने वाली है, सुन लिया है ना, इसलिए यह सारा नाटक कर रही है। उसके बाद सुमन ने अपना फोन निकाल अपने पति विनोद को कॉल लगाया और कहने लगी, सुनो जी, मम्मी जी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? मम्मी घर से निकलती कहाँ है? अच्छे से देखो, वही होगी या फिर मंदिर गई होगी। विनोद के यह कहने पर सुमन कहती हैं, मंदिर जाती हैं तो मुझे बताकर जाती हैं, और मंदिर भी देख आई, वहां भी नहीं है। रुको, मैं आता हूँ। अरे, उन्हें ढूंढना होगा, कल दीदी भी आ रही है, कहीं उनको पता चल गया तो फिर समझो हमारा इतने दिनों का सपना धरा का धरा रह जाएगा। विनोद ने कहा, पता नहीं कहाँ चली गई और न जाने क्या कर रही होगी। जानबूझकर यह नाटक कर रही है। उन्हें पता जो लग गया है कि रागिनी दीदी आ रही हैं। सुनो जी, कहीं दीदी के पास ही तो नहीं चली गई ना, हमारे प्लान को बिगाड़ने। सुमन ने कहा, हाँ, इसीलिए तो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना गजब हो जाएगा। विनोद ने कहा। विनोद और सुमन अपने अपने तरीके से गायत्री जी को ढूंढने लगे, पर उन्हें गायत्री जी का कुछ पता नहीं चला। शाम हो गई। दोनों परेशान होकर बस यही सोच रहे थे कि कहाँ ढूंढे गायत्री जी को। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन गुस्से में दरवाजे की ओर भागती हैं और सोचती हैं, आज तो इस बुढ़िया की खैर नहीं। पर जब दरवाजा खुलता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर विनोद की बड़ी बहन रागिनी खड़ी थी। उसे देख सुमन हकलाकर कहती हैं, अरे दीदी, आप? पर आप तो कल आने वाली थी ना, क्यों मुझे देखकर खुश नहीं हुई क्या? अब अपने ही घर में आने के लिए तुम्हारी मंजूरी लेनी पड़ेगी, रागिनी ने कहा। रागिनी के इस बात से सुमन थोड़ा चौंक जाती हैं, जिस पर रागिनी तुरंत कहती हैं, अरे मजाक कर रही थी। वह क्या है ना, बच्चों की छुट्टियां आज से ही शुरू हो गई, तो सोचा आज ही यहाँ आ जाती हूँ। वैसे भी यहाँ रहने के लिए गिन के तो दिन मिलते हैं, तो एक दिन भी बेकार क्यों गवाऊं, इसलिए आज ही आ गई। अब क्या सारे सवाल यही कर लोगी? चलो अंदर। और मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? दीदी, जरा बैठकर सांस तो ले लो, अभी अभी सफर करके आई हो। विनोद ने कहा, तू चुप रह, मैं जानती हूँ तुझे मेरी आवाज से चिढ़ है, पर मैं तुझे नहीं, अपनी मम्मी को आवाज दे रही हूँ। मम्मी है कहाँ? मेरे इतने आवाज देने पर भी आ क्यों नहीं रही? रागिनी ने कहा, दीदी, वह क्या है ना, मम्मी जी सुबह मंदिर गई थी, उसके बाद से वह घर ही नहीं लौटी। मैं और आपके भाई कब से उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। सुमन ने कहा, क्या? यह कैसा मजाक है? मम्मी घर पर नहीं आई? मतलब तुम लोगों ने मंदिर जाकर देखा या नहीं? ऐसे कैसे मम्मी घर नहीं आई और तुम लोग आराम से घर पर बैठे हो? किस मंदिर में गई थी, मुझे वहां ले चलो, अभी के अभी। रागिनी ने कहा, दीदी, हमने वहां देखा पर वह वहां नहीं है।
अभी कुछ दिनों से बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही थी मम्मी। पता नहीं क्या हो गया था। चलो, वह तो घर पर ही करती थी जो करना है, पर अब तो हद ही हो गई। ऐसे पता नहीं बिन बताए कहाँ चली गई। विनोद ने कहा। अच्छा, तो तुम लोगों का यह कहना है कि मम्मी की दिमागी हालत सही नहीं है। फिर ठीक है, मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि वह अचानक दिमागी तौर पर बिगड़ कैसे गई। रागिनी के ऐसा कहते ही विनोद और सुमन हैरान होकर पूछते हैं, यह क्या कह रही हो दीदी? मम्मी तो मिल ही नहीं रही, फिर उनसे पूछोगी कैसे? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मम्मी लापता हो गई हैं और भटकते भटकते मुझे मिल गई। अब तो बस तुम दोनों अपनी खैर मनाओ, क्योंकि मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इसलिए कल की जगह मैं आज ही आ गई। रागिनी ने कहा। क्या? मम्मी तुम्हारे पास है? पर वह तुम्हें कहाँ मिली और क्या बताया मम्मी ने तुम्हें? विनोद ने कहा। देखो विनोद, तुम तो जानते ही हो, मैं यहाँ अपने नाम पर रखी उस खेत को तुम्हें देने आई थी, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। पर अब जब तुम लोगों की पोल खुल गई है, तो मेरा इरादा भी बदल गया है। रागिनी ने कहा। क्या किया हमने जो इतना सुना रही हो? इतना ही प्यार आ रहा है मम्मी पर, तो रखो ना उनको अपने पास, तब पता चलेगा। और किस इरादे की बात कर रही हो? जाओ, जाकर वह जमीन भी मम्मी को ही दे दो। हमें ना तो मम्मी चाहिए और ना ही तुम्हारी कोई खेत चाहिए। विनोद की इस बात से रागिनी कहती है, हाँ हाँ, अब तो यही कहोगे ना। यह घर मम्मी के सारे गहने हड़प तो लिया है, फिर यह जमीन मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। सुनो विनोद, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। मतलब मम्मी को तुम अपने पास ही रखो। बदले में मैं वह खेत तुम्हारे नाम कर दूंगी। यह क्या है ना, अब मम्मी यह चाहती हैं कि मैं उनको अपने पास रखूं, जो कि असंभव है। मैं कैसे रख सकती हूँ उन्हें? ससुराल में ऐसे ही इतने लोगों को संभालना पड़ता है, ऐसे में मम्मी को भी रखना पड़े तो हो गया बट्टाधार। रागिनी ने कहा। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? तुम तो हमेशा हमसे कहती थी कि मम्मी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो। फिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया? बात कुछ समझ नहीं आई। इतना बदलाव? विनोद ने कहा। हाँ, तो अब क्या करूं? मम्मी मेरे गले पड़ रही हैं, तो और क्या करूं? अब तुम यह बताओ कि तुम्हें मेरा दिया हुआ मौका चाहिए या नहीं? रागिनी ने कहा। अरे हाँ दीदी, यह तो हम कब से चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज तक हम मम्मी जी को जैसे रखते थे वैसे ही रख लेंगे, पर आप भी अपना वादा मत भूलना। सुमन ने कहा। बिल्कुल सुमन, चलो जाओ, यह बला तो टली। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मम्मी बता रही थी कि तुम दोनों उनको मारते पीटते हो, पर जब वह तुम्हारी बातें मान ही जाती हैं, फिर मारने पीटने की क्या जरूरत है? अरे बूढ़ी है, कहीं कुछ हो गया तो खामखा तुम लोगों को मुसीबत बढ़ जाएगी। रागिनी ने कहा। क्या बताऊं दीदी, कभी कभी इतना दिमाग खराब कर देती है ना कि हाथ खुद ब खुद उठ ही जाता है। अब उस दिन की ही बात ले लो। सुमन ने उससे कहा कि आज खाना हम बाहर खाएंगे, तो अपना खाना फ्रिज में से लेकर खा लेना। तो उसने हमारे जाते ही अपने लिए खिचड़ी बनाई और उसे खाया, और फ्रिज का खाना वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। जब हम घर लौटे तो सुमन ने देखा फ्रिज में खाना वैसा ही पड़ा है। पूछने पर पता चला कि मम्मी ने अलग से खिचड़ी बनाई, क्योंकि खाना 2 दिन पुराना था और मम्मी से वह खाया नहीं जा रहा था, और कल भी उसने वही खाया था। रोज रोज अलग अलग स्वाद चाहिए उन्हें। अब बताओ, ऐसे में उन पर हाथ ना उठाएं तो क्या करें? विनोद ने कहा। हाँ, क्या यह सच है? मम्मी भी ना बड़ी चालाक है।
यह वाली बात तो बताई ही नहीं। बुढ़ापे में इतने नखरे सही नहीं। रागिनी ने कहा। हाँ, यह क्यों बताएंगी भला? पता है दीदी, एक दिन की बात है, अपने लिए वह चाय बना रही थी तो मैंने अपने लिए भी एक कप चाय मांग ली। तो इस पर उन्होंने मेरी चाय ना बनाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी चाय छानकर मुझे सिर्फ पतीले में पत्ती उबाल कर दे दी। पर वह मुझे उल्लू नहीं बना सकी। मैंने वही चाय उन्हें पिला दी। तो कहो, कुछ बुरा किया क्या मैंने? सुमन ने कहा। पर मम्मी तो कह रही थी कि तुम हमेशा उन्हें चाय की जगह सिर्फ पानी में पत्ती उबाल कर देती हो। पर असली बात तो उन्होंने कभी मुझे बताई ही नहीं। सच में बहुत तंग करती हैं मम्मी ना। इन्हें तो तुम लोग ही झेलो। मैं तो पहले से ही अपने सास ससुर को झेल रही हूँ। पता है, मम्मी यह भी कह रही थी कि तुम लोग उन्हें दिनों दिन भूखा रखते हो और जब वह खाना मांगती हैं तो काम करने की शर्त रखते हो, जिसको करने के बाद ही उन्हें खाना देते हो। मुझे पक्का यकीन है यह भी मम्मी ने नमक मिर्च लगाकर ही कहा होगा। रागिनी ने कहा। देखो दीदी, अब मम्मी के कम खर्चे तो हैं नहीं जो उन्हें मुफ्त में खिलाए, इसलिए घर के कामों में हाथ बटाने को कहते हैं। पर महारानी को बस आराम से बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़नी होती है। जो हम उन्हें भूखे रखने की धमकी ना दें तो वह काम कोई भी काम ही ना करें। इसलिए डर कर घर के सारे काम मम्मी कर देती हैं। जो काम अगर किसी के करवाने जाओ तो खर्च होंगे, वह खर्च मम्मी के ऊपर हो जाता है। अब हिसाब किताब तो करना ही पड़ता है। विनोद ने कहा। हाँ, सच कहते हो विनोद, पैसों को बड़े हिसाब से खर्च करने चाहिए। पापा के जाने के बाद अगर मम्मी ने भी हिसाब से उनके बचाए पैसों को तुम पर खर्च ना करती तो आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती। रागिनी ने कहा। तो तुम्हें क्या लगता है उन्होंने इतनी आसानी से सब कुछ हमें दे दिया? अब तीनों पहर हमारा खा रही थी, हम ही उनकी देखरेख कर रहे थे। इतना तो हमारा भी हक बनता है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सके। मम्मी तो यह घर हमारे नाम करना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए ना जाने मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। मैं क्या ही बताऊं। इसके लिए इन्हें कई दिनों तक भूखा भी रखा, पर मम्मी टस से मस ना हुई। अंत में धोखे से उनके साइन लेने पड़े। विनोद ने कहा। चलो, अब तो सब मिल गया ना, तो अब इसे भी रख लो। देखो, मेरे पास ना तो इतनी जगह है और ना ही इतनी फुर्सत। इतने दिन जैसे झेले वैसे ही आगे भी झेल लो। और वह खेत के कागजात कल आ जाएंगे जिसमें दस्तखत के बाद मम्मी को मैं यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। रागिनी ने कहा। रागिनी की यह बात सुनकर विनोद और सुमन के मन में लड्डू फूटने लगे। फिर विनोद रागिनी से पूछता है। पर दीदी, मम्मी तुम्हें कहाँ मिली? यह तुमने बताया नहीं। मुझे तो बस यह सोचकर हंसी आ रही है कि मम्मी कहाँ सोच रही होगी कि वह अपना दुख तुम्हें बताएंगी तो तुम उनकी मदद करोगी, और कहाँ वह फिर से यहीं आकर रहेगी। मैं तो कल ही आने वाली थी कि तभी मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया जिसमें मम्मी कह रही थी कि वह घर छोड़ आई है क्योंकि तुम लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं तो घबरा गई और भाग कर आ गई, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा वह अभी तक समझ नहीं आया। रागिनी ने कहा। अरे, वह क्या है ना दीदी, मैं बताती हूँ। सुबह उनसे कहा कि पहले घर की साफ सफाई कर लो, फिर नाश्ता मिलेगा। तो इस पर वह कहने लगी, नहीं बहू, पहले कुछ खाने को दे दो। रात भी कल भी कुछ नहीं खाया, जोरों की भूख लगी है।
जबकि रात को उन्होंने चोरी चुपके बिस्किट खाया था। मुझे इस बात से गुस्सा आ गया और मैंने मम्मी जी से कहा कि आप तो आपके खाने में जहर मिलाकर ही दूंगी ताकि आपकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और बिना कुछ बताए घर से निकल गई। परंतु सुमन ने कहा, ओह अच्छा, मैं तो पता नहीं क्या समझ बैठी थी। या मम्मी भी ना। चलो अब सब कुछ तय हो गया, मैं कल आती हूँ, रागिनी ने कहा। अगले दिन रागिनी गायत्री जी और वकील को लेकर विनोद के पास आकर कहती हैं, यह लो मम्मी, और कागजात दोनों लेकर आई हूँ। जल्दी से कागजात पर साइन करो। और हाँ, मुझे धोखा मत देना जैसे मम्मी को दिया। यह नहीं कि खेत भी अपने नाम होते ही मम्मी को भी मेरे पास भेज दिया। अरे दीदी, ऐसा नहीं होगा। चाहे तो उसके लिए भी एक कागजात बनवाकर मुझसे साइन करवा लेना, तो सब तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा और मैं भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचूंगा। विनोद ने कहा, हाँ हाँ, उसकी चिंता मत करो। मैंने उसके लिए भी कागजात बनवाए हैं। उसमें यह लिखवाया है कि तुम मम्मी की देखभाल करोगे। उसके बदले में मैं अपने खेत तुम्हें दे रही हूँ। बस यह बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, रागिनी ने कहा। फिर एक कागज पर रागिनी विनोद को साइन करने के लिए कहती है। जिस पर विनोद कागज को पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यह रागिनी के खेत के कागजात है, जिसके बारे में रागिनी से उसकी पहले ही डील हो चुकी थी। विनोद एक कपटी मुस्कान के साथ रागिनी की ओर देखता है और जैसे ही वह उस पर साइन करने जाता है, रागिनी सुमन से कहती है, जाओ सुमन, सबके लिए मीठा ले आओ। जिस पर विनोद उससे कहता है, यह लो पैसे, ले आओ दुकान से। जब विनोद सुमन को पैसे देने थोड़ा सा आगे बढ़ा, वैसे ही रागिनी ने झट से उन कागज को बदलकर दूसरे कागजात रख दिए, जिसके बारे में विनोद को बिल्कुल भी पता नहीं था, और उसने उस कागज पर साइन कर दिया। यह लो दीदी, कर दिया मैंने साइन, अब तुम भी कर दो। विनोद ने कहा, मैं क्यों करूंगा? विनोद, मम्मी आप करो। रागिनी ने कहा, मम्मी क्यों? जमीन तो तुम्हारी है ना, तो साइन भी तुम ही करोगी ना? विनोद ने कहा, मम्मी आप साइन करो, तब तक मैं विनोद को सब कुछ समझाती हूँ। वह क्या है ना विनोद, वह खेत तो मेरे नाम पर है, पर यह घर तो मम्मी के नाम पर ही है ना, जो तुमने धोखे से लिया था, और आज उसी को वापस मम्मी को लौटाया मैंने। रागिनी ने कहा, यह सब क्या हो रहा है दीदी? विनोद ने गुस्से में पूछा। विनोद, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम लोगों के इतने नीच हरकत के बाद भी मैं तुम लोगों का साथ दूंगी? अरे मम्मी को तो तुम लोगों ने जो दुख दिया है ना, उसके बदले में तुम्हें जितनी भी सजा दी जाए उतनी ही सजा कम है। वह तो मैं जानबूझकर तुम लोगों के सामने नाटक कर रही थी, जिससे तुम लोग अपनी पोल खुद ही खोल दो, और तुमने खोला भी। इतने सारे सबूत काफी हैं तुम लोगों को जेल भिजवाने के लिए, पर गोलू का सोचकर मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर हाँ, अब तुम लोग इस घर में रहने या मम्मी की किसी भी चीज पर अपना अधिकार खो चुके हो। और सुमन, तुम मम्मी के सारे गहने भी दे देना, वह भी अभी के अभी। रागिनी ने घर के अंदर मिठाई लेकर आई हुई सुमन से कहा, यह सब क्या कह रही हो दीदी? अभी तो आप कुछ और ही कह रही थी, और अभी यह सब क्या है जी? आप भी यूं शांत खड़े हैं, हुआ क्या? मुझे भी तो बताइए। सुमन हैरान होकर रागिनी और विनोद से पूछती हैं। उसके बाद विनोद सुमन को सब कुछ बता देता है, और उसे सुनकर सुमन कहती है, कोई गहने नहीं है मेरे पास, और आपने हमें धोखा दिया है। दीदी, बहुत गलत किया आपने। मैंने धोखेबाजों को धोखा दिया है,
तुम्हें क्या लगा तुम लोग मम्मी पर अत्याचार करोगे, उनकी पूरी प्रॉपर्टी धोखे से ले लोगे और ऊपर से मैं भी तुम्हें अपने खेत दे दूं तोहफे में? वाह, इतनी अच्छी किस्मत काश किसी की हो पाती। चुपचाप सारे गहने निकालो, वरना पुलिस को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही सुमन कमरे से पूरे गहने ले आती हैं और गायत्री जी के सामने रख देती हैं। अब तुम दोनों जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, तुम दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। गायत्री जी ने कहा, मम्मी माफ कर दो हमें, हमें एक मौका दो। हमारे बारे में ना सही, कम से कम गोलू के बारे में तो सोचो। विनोद ने गायत्री जी के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, बच्चे की गलतियों पर माँ उन्हें सजा देती है, घर से थोड़े ही ना निकालती हैं। आप भी हमें सजा दीजिए, पर यूं अपने से दूर मत कीजिए। सुमन ने कहा, बस करो तुम दोनों, यह मगरमच्छ के आंसू अब मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। उस वक्त यह दर्द कहाँ गया था जब मेरे पास मेरे सामने से खाने का निवाला छीनकर कुत्ते के आगे डाल दिया जाता। काम करने पर भी मारा, ना काम करने पर भी मारा, यहाँ तक कि बासी बदबूदार खाना भी जबरदस्ती खिलाया, जिसके कारण मेरी तबीयत बिगड़ती। तो उसके लिए भी मेरा अधिक खाना तुम लोगों को इसका कारण लगता था। अरे, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि शायद ऐसा व्यवहार कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता हो। अब जब अपनी नैया डूबती दिखाई दी, तब मुझसे माफी मांग रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गोलू के बारे में भी ना सोचूं और तुम लोगों को सीधा जेल ही भिजवा दूं। गायत्री जी ने कहा। अब दोनों और कुछ नहीं कहते और घर से जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और केटी वॉइस स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।